जीवन का समीकरण। वैज्ञानिक नहीं जानते कि मस्तिष्क के विद्युतीय संकेतों का समूह व्यक्तिनिष्ठ अनुभवों की रचना कैसे करता है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वे यह नहीं जानते कि इस तरह की एक अद्भुत घटना का विकासपरक लाभ क्या रहा हो सकता है। जीवन की हमारी समझ की यह सबसे बड़ी कमी है। मनुष्य के पास पैर हैं क्योंकि लाखों पीढ़ियों तक पैरों ने हमारे पूर्वजों को खरगोशों का पीछा करने और शेरों से बचकर भागने में सक्षम बनाया। मनुष्य के पास आंखें हैं क्योंकि असंख्य सहस्राब्दियों तक आंखों ने हमारे पूर्वजों को यह देखने में सक्षम बनाया कि खरगोश किधर जा रहा है और शेर कहाँ से आ रहा है। लेकिन मनुष्य को भूख या भय के व्यक्तिनिष्ठ अनुभव क्यों होते हैं? बहुत समय नहीं हुआ जब जीव विज्ञानियों ने इसका एक बहुत सरल जवाब दिया था। व्यक्तिनिष्ठ अनुभव हमारे जीवित बने रहने के लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम भूख या भय महसूस न करते होते तो हमने खरगोश का पीछा करने और शेर से बचकर भागने की परवाह न की होती। किसी शेर को देखकर इंसान क्यों भागा? जाहिर है, वह डर गया था, इसलिए वह भाग खड़ा हुआ। व्यक्तिनिष्ठ अनुभवों ने मनुष्य के कृत्य की वजह को स्पष्ट किया, लेकिन आज वैज्ञानिक कई ज़्यादा विस्तार से इसकी व्याख्या करते हैं। जब मनुष्य किसी शेर को देखता है तो विद्युत संकेत आँख से मस्तिष्क की दिशा में जाते हैं। यह आते हुए संकेत कुछ खास तरह के न्यूरॉन को उत्तेजित करते हैं, जो प्रतिक्रिया करते हुए और भी संकेतों को दाग देते हैं। ये श्रृंखलाबद्ध ढंग से दूसरे न्यूरॉन को उत्तेजित करते हैं, जो उसके बाद स्वयं भी दागते हैं। अगर पर्याप्त तेज रफ्तार के साथ सही न्यूरॉन भड़क जाते हैं तो एड्रिनल ग्रंथि को एड्रिनलिन से भर देने का निर्देश जाता है। हृदय को तेजी से धड़कने का निर्देश प्राप्त होता है। वही प्रेरक केंद्र मोटर सेंटर के न्यूरॉन पैरों की मांसपेशियों को संकेत भेजता है, जो तनना और सिकुड़ना शुरू कर देती है और आदमी शेर से दूर भागने लगता है। विडंबना यह है कि जितने ही बेहतर ढंग से हम इस प्रक्रिया का नक्शा तैयार करते हैं, उतना ही चेतन अनुभूतियों को समझ पाना मुश्किल होता जाता है। हम जितने ही बेहतर ढंग से मस्तिष्क को समझते हैं, दिमाग उतना ही व्यर्थ प्रतीत होता है। अगर समूचा तंत्र विद्युत संकेतों के यहाँ से वहाँ जाने के माध्यम से काम करता है तो फिर हमें भय को भी महसूस करने की ज़रूरत क्यों होती है? अगर विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया की एक श्रृंखला आँख की स्नायु कोशिकाओं से लेकर पैर की मांसपेशियों की गति तक अग्रसर होती है तो व्यक्तिनिष्ठ अनुभव इस श्रृंखला में क्या योगदान करते हैं? वे क्या करते हैं? असंख्य डोमिनो गोटियाँ व्यक्तिनिष्ठ अनुभवों की किसी भी तरह की ज़रूरत के बिना एक के बाद एक गिर सकती है। तब फिर न्यूरॉनों को एक दूसरे को उत्तेजित करने या एड्रिनल ग्रंथि से पिचकारी छोड़ने को कहने के लिए अनुभूतियों की ज़रूरत क्यों होती है? वाकई 99% शारीरिक गतिविधियाँ जिनके मांसपेशियों की गति और हार्मोन का स्राव शामिल है, चेतन अनुभूतियों की किसी भी ज़रूरत के बिना चलती रहती है। तब फिर बाकी बचे 1% मामलों में न्यूरॉन, मांसपेशियों और ग्रंथियों को इस तरह की अनुभूतियों की ज़रूरत क्यों होती है? आप तर्क दे सकते हैं कि दिमाग की ज़रूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि दिमाग स्मृतियों का संग्रह करता है, योजनाएं बनाता है और स्वायत्त ढंग से पूरी तरह से नई छवियों और विचारों को जगाता है। यह महज बाहरी उद्दीपनों पर प्रतिक्रिया नहीं करता। उदाहरण के लिए, जब कोई आदमी शेर को देखता है तो वह इस परभक्षी को देखकर स्वचालित ढंग से प्रतिक्रिया नहीं करता। वह याद करता है कि साल भर पहले एक शेर ने उसकी आंटी को खा लिया था। वो कल्पना करता है कि अगर वह शेर उसको चीर कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा तो उसको कैसा महसूस होगा। वो अपने अनाथ बच्चों के बारे में सोचता है, इसी वजह से वो महसूस करता है। सच तो यह है कि किन्हीं तात्कालिक बाहरी उद्दीपनों की बजाय दिमाग की अपनी पहल पर बहुत सी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रियाओं की शुरुआत होती है। इस तरह शेर के हमले की कोई पिछली स्मृति आदमी के दिमाग में स्वतःस्फूर्त ढंग से उभर सकती है और उसको शेरों द्वारा खड़े किए जाने वाले खतरे के बारे में सोचने को मजबूर कर सकती है। इसके बाद वह कबीले के सारे लोगों को इकट्ठा करता है और वह शेर को डराकर भगाने के अनूठे तरीकों पर विचार विमर्श करते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये सब स्मृतियाँ, कल्पनाएँ और विचार क्या है? ये कहाँ मौजूद होते हैं? ताज़ा जीव वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार हमारी स्मृतियाँ, कल्पनाएँ और विचार किसी उच्चतर अभौतिक क्षेत्र में मौजूद नहीं होते। इसकी बजाय वे भी अरबों न्यूरॉनों द्वारा भड़काए गए विद्युत संकेतों के तूफान हैं। इस तरह जब हम स्मृतियों, कल्पना और विचारों में भी संलग्न होते हैं, तब भी हम उन विद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला के साथ बंधे होते हैं, जो अरबों न्यूरॉन से होकर गुजरती हुई एड्रिनल ग्रंथि और पैर की मांसपेशियों पर जाकर समाप्त होती है।
क्या इस लंबे और घुमावदार सफ़र में एक कदम भी ऐसा है जहां एक न्यूरॉन की क्रिया और अगले न्यूरॉन की प्रतिक्रिया के बीच दिमाग हस्तक्षेप करता हो और इस बात का निर्णय करता हो कि दूसरे न्यूरॉन को सक्रिय होना चाहिए या नहीं? क्या कोई ऐसी एक भी भौतिक हरकत, किसी एक इलेक्ट्रॉन की भी हरकत है जो किसी अन्य अणु की पिछली हरकत की बजाय भय के व्यक्तिनिष्ठ अनुभव का परिणाम हो? अगर ऐसी कोई हरकत नहीं है और हर इलेक्ट्रॉन में इसलिए हरकत होती है क्योंकि एक अन्य इलेक्ट्रॉन में पहली हरकत हुई होती है, तो फिर हमें भय का अनुभव करने की ज़रूरत क्यों होती है? हमारे पास कोई सुराग नहीं है। दार्शनिकों ने इस पहेली का सार संक्षेप एक शरारत भरे सवाल में किया हुआ है। मानस में ऐसा क्या होता है जो मस्तिष्क में नहीं होता? अगर जो कुछ न्यूरॉनों के हमारे विशाल ताने बाने के भीतर घटित होता है उसके सिवाय हमारे मानस में और कुछ भी घटित नहीं होता, तब फिर हमें मानस की ज़रूरत क्यों होती है? अगर तंत्रिका तंत्र में जो कुछ भी घटित होता है उसके अतिरिक्त तो वाकई मानस में कुछ घटित होता है, तो वो आखिर घटित किस जगह पर होता है? मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि बिल क्लिंटन और मोनिका लेविन्स्की स्कैंडल के बारे में होमर सिम्पसन का क्या ही सोचना था? आपने शायद इस बारे में इसके पहले कभी सोचा नहीं था, इसलिए आपके मानस को शायद उस दृश्य को ताज़ा करने के लिए जिसमें होमर बियर पीते हुए टेलीविज़न पर राष्ट्रपति को उस औरत के साथ मेरे कोई यौन संबंध नहीं थे वक्तव्य देते देख रहा है। उसमें दो पिछली असंबद्ध स्मृतियों का विलयन करने की ज़रूरत होगी। यह विलयन किस जगह होता है? मस्तिष्क का अध्ययन करने वाले कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि यह कई न्यूरॉनों की अंतर्क्रिया से रचित वैश्विक कार्यक्षेत्र में घटित होता है, लेकिन कार्यक्षेत्र शब्द महज एक रूपक है। इस रूपक के पीछे की वास्तविकता क्या है? वो कौन सी जगह है जहाँ पर सूचना के विभिन्न टुकड़े वास्तव में मिलते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं? ताज़ा सिद्धांतों के मुताबिक यह मिलन और विलयन निश्चय ही किसी अफलातूनी पांचवें आयाम में नहीं होता। इसकी बजाय यह उस जगह होता है जहाँ मसलन पहले एक दूसरे से असंबद्ध रहे दो न्यूरॉन सहसा एक दूसरे की ओर संकेत दागना शुरू कर देते हैं। बिल क्लिंटन न्यूरॉन और होमर सिम्पसन न्यूरॉन के बीच एक नया सूत्र युग्मन तैयार हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा है तब फिर दो न्यूरॉनों के जुड़ने की भौतिक घटना के अलावा हमें स्मृति के सचेतन अनुभव की जरूरत क्यों पड़ती है? इसी पहेली को हम गणित की शब्दावली में भी पेश करते हैं। आज के समय की स्थापित धारणा के अनुसार प्राणी एल्गोरिदम है और एल्गोरिदमों को गणितीय सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। पेय बेचने वाली मशीन एक कप चाय तैयार करने में जितने कदम तय करती है उनकी श्रृंखला को लिखने के लिए और शेर के आने से चौकन्ना होने की प्रक्रिया में मस्तिष्क द्वारा उठाए गए कदमों की श्रृंखला को लिखने के लिए आप संख्याओं और गणितीय संकेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा है और अगर सचेतन अनुभव कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो उनकी गणितीय प्रस्तुति मुमकिन होनी चाहिए क्योंकि वे एल्गोरिदम का अनिवार्य अंग है। जब हम भय एल्गोरिदम को लिखते हैं और भय को अचूक परिगणनाओं की श्रृंखला में विभाजित करते हैं तो हमें यह बताना चाहिए कि यहाँ परिगणना की प्रतिक्रिया के 93 नंबर के चरण में यह भय का व्यक्तिनिष्ठ अनुभव है। लेकिन क्या गणित के विशाल क्षेत्र में ऐसा कोई एल्गोरिदम है जो व्यक्तिनिष्ठ अनुभव को धारणा करता हो? अब तक हमें ऐसी किसी एल्गोरिदम की जानकारी नहीं है। गणित और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में जो विपुल ज्ञान हमने हासिल किया है उसके बावजूद हमारे द्वारा तैयार डेटा प्रोसेसिंग की पद्धतियों में से किसी भी पद्धति को काम करने के लिए व्यक्तिनिष्ठ अनुभव की ज़रूरत नहीं पड़ी और इसमें से कोई भी पद्धति पीड़ा, आनंद, क्रोध या प्रेम का अनुभव नहीं करता। क्या व्यक्तिनिष्ठ अनुभव की ज़रूरत हमें इसलिए हो सकती है ताकि हम अपने बारे में सोच सकें? घास के मैदान में भटकते और अपने जीवित बने रहने तथा प्रजनन जारी रखने के अवसरों का हिसाब लगाते एक जानवर के लिए अपने कृत्य और निर्णय की अपने ही सामने प्रस्तुत करना और कभी कभी उनकी जानकारी दूसरे जानवरों को देना भी अनिवार्य होता है। जैसे कि मस्तिष्क अपने निर्णय का एक मॉडल तैयार करने की कोशिश करता है, वैसे ही वह एक अंतहीन विषयांतर में फंस जाता है और चमत्कार इस घुमाव के भीतर से चेतना जागृत हो उठती है। 50 साल पहले यह एक सत्याभास प्रतीत हो सकता है, लेकिन 2016 में नहीं। गूगल और टेस्ला जैसे कई व्यापारिक प्रतिष्ठान ऐसी स्वचालित कारें तैयार कर रहे हैं जो हमारी सड़कों पर भाग रही है। इस स्वचालित कार को नियंत्रित करने वाले एल्गोरिदम दूसरी कारों, पैदल चलने वालों, ट्रैफिक संकेतों और सड़क के गड्ढों के बारे में हर सेकंड में लाखों गणनाएं करती है। यह स्वचालित कार पूरी कामयाबी के साथ लाल बत्ती होने पर ठहर जाती है। बाधाओं के
बाधाओं से बचकर निकल जाती है और दूसरे वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखती है, किसी तरह का भय महसूस किए बगैर। इस कार को आसपास के वाहनों को अपनी योजनाओं और आकांक्षाओं की जानकारी देने के लिए स्वयं को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर वो दाहिने और मुड़ने का फैसला करती है तो उसका ऐसा करना इन दूसरे वाहनों के व्यवहार पर असर डालेगा। कार ये सारे काम बिना किसी मुश्किल के करती है, लेकिन बिना किसी चेतना के भी। स्वचालित कार अनोखी चीज़ नहीं है। बहुत से दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम अपने स्वयं के कृत्यों के लिए छूट देती है, हालांकि उनमें से किसी ने भी चेतना विकसित नहीं की है, और इनमें से कोई भी न तो कुछ महसूस करता है न किसी चीज़ की आकांक्षा करता है। अगर हम दिमाग की व्याख्या नहीं कर सकते और अगर हम यह नहीं जानते कि यह क्या भूमिका अदा करता है, तो फिर हम उनको तिलांजलि ये क्यों नहीं देते। विज्ञान का इतिहास परित्यक्त अवधारणाओं और सिद्धांतों से भरा पड़ा है। उदाहरण के लिए, प्रकाश की गति की व्याख्या करने की कोशिश करने वाले आधुनिक युग के शुरुआती दौर के वैज्ञानिकों ने ईथर नामक पदार्थ के अस्तित्व की कल्पना की थी, जिसके बारे में उनका अनुमान था कि उसने समूचे ब्रह्मांड को भर रखा है। प्रकाश को ईथर की तरंगों के रूप में देखा गया था, लेकिन वैज्ञानिक ईश्वर के अस्तित्व का कोई अनुभव सिद्ध प्रमाण नहीं खोज सके। इसी वजह से वे प्रकाश के वैकल्पिक और बेहतर सिद्धांत लेकर आए। नतीजतन उन्होंने ईथर को विज्ञान की रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसी तरह इंसान ने हजारों सालों तक असंख्य कुदरती घटनाओं की व्याख्या के लिए ईश्वर का इस्तेमाल किया। बिजली कौन गिरता है? बिजली कौन गिराता है? ईश्वर। पानी कौन बरसाता है? ईश्वर। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? ईश्वर ने की। पिछली कुछ सदियों के दौरान वैज्ञानिक ईश्वर के अस्तित्व का कोई अनुभव सिद्ध साक्ष्य नहीं पा सके, जबकि उनको बिजली के गिरने, बारिश के होने और जीवन के उद्गम के बारे में कई ज़्यादा विस्तृत व्याख्याएं प्राप्त हुई। परिणामतः अगर दर्शन के कुछ उपविभागों को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए, तो विश्वज्ञ के मार्गदर्शन में प्रकाशित विज्ञान की किसी भी पत्रिका का कोई भी लेख ईश्वर के अस्तित्व को गंभीरता से नहीं लेता। इतिहास यह तर्क नहीं देता कि मित्र राष्ट्रों ने दूसरा विश्व युद्ध इसलिए जीता था क्योंकि ईश्वर उनके पक्ष में खड़ा था। अर्थशास्त्री 1929 के आर्थिक संकट के लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहराते, और भूगर्भशास्त्री पृथ्वी को अंदरूनी संरचनात्मक हलचलों की व्याख्या करने के लिए उसकी मर्जी का हवाला नहीं देते। यही नियति आत्मा की हुई। हजारों साल तक लोग यह विश्वास करते रहे थे कि हमारे सारे कर्मों और फैसलों का स्रोत हमारी आत्माएं होती है, लेकिन किसी पुष्टि करने वाले साक्ष्य के अभाव में और कई ज़्यादा विस्तृत वैकल्पिक सिद्धांतों के उपलब्ध होने के चलते जीवन संबंधी विज्ञानों ने आत्मा से छुटकारा पा लिया। सामान्य व्यक्तियों की तरह ही बहुत से जीव विज्ञानी और डॉक्टर आत्माओं से विश्वास करना जारी रखते हैं, लेकिन वे उसके बारे में विज्ञान की गंभीर पत्रिकाओं में कभी नहीं लिखते। क्या यह मुमकिन है कि आत्मा भी विज्ञान की रद्दी की टोकरी में ईश्वर और ईश्वर के साथ शामिल हो गई हो? आखिरकार कभी किसी ने पीड़ा या प्रेम के अनुभव को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से माध्यम से नहीं देखा है, और हमारे पास पीड़ा और प्रेम की ऐसी बहुत सी विस्तृत जैव रासायनिक व्याख्याएं उपलब्ध है जो व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन दिमाग और आत्मा में एक निर्णायक महत्व का फर्क है। जहाँ अमर आत्माओं का अस्तित्व एक विशुद्ध अटल है, वहीं पीड़ा का अनुभव एक प्रत्यक्ष और अत्यंत अनुभवगम्य वास्तविकता है। जब मैं किसी कील पर पांव रखता हूँ तो मैं पीड़ा की अपने अनुभव के बारे में 100% निश्चित होता हूँ। इसके विपरीत मैं इस बारे में निश्चित नहीं हो सकता कि अगर घाव में कोई संक्रमण लग जाता है और मैं गैंग्रीन से मर जाता हूँ, तब भी मेरी आत्मा का अस्तित्व बना रहेगा। यह एक बहुत ही दिलचस्प और राहत देने वाली कहानी होगी, जिस पर विश्वास करके मुझे खुशी होगी, लेकिन इसकी सच्चाई को लेकर मेरे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। चूँकि सारे वैज्ञानिक निरंतर पीड़ा और संदेह जैसी व्यक्तिनिष्ठ अनुभूतियों को महसूस करते हैं, वे अपने अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते। दिमाग और चेतना को खारिज करने का एक और तरीका उनके अस्तित्व की बजाय उनकी प्रासंगिकता से इनकार करना है। कुछ वैज्ञानिक जैसे कि डेनियल डेनेट और स्टानिलास देहाने यह तर्क देते हैं कि व्यक्तिनिष्ठ अनुभव का कोई भी सहारा लिए बिना मस्तिष्क की गतिविधियों के अध्ययन के माध्यम से सारे प्रासंगिक सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक अपनी शब्दावली और
लेखों से दिमाग, चेतना और व्यक्तिनिष्ठ अनुभव जैसे शब्द को बिना किसी जोखिम से निकाल बाहर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम आगामी अध्याय में देखेंगे, आधुनिक राजनीति और नैतिकी इस समूचा महल व्यक्तिनिष्ठ अनुभवों पर खड़ा है और बहुत थोड़ी सी नैतिक दुविधाएं हैं जिनको पूरी तरह से मस्तिष्क की गतिविधियां के सुपुर्द कर सुलझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यातना या दुष्कर्म में क्या बुराई है? एक विशुद्ध स्नायुविक परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब किसी मनुष्य को यातना दी जाती है या उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है तो मस्तिष्क में कुछ खास प्रवाह की जैव रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और विभिन्न तरह के विद्युत संकेत न्यूरॉन के एक गुच्छे से दूसरे गुच्छे की ओर जाते हैं। इसमें क्या गलत हो सकता है? ज़्यादातर आधुनिक लोगों में यातना और दुष्कर्म में शामिल व्यक्तिनिष्ठ अनुभव की वजह से नैतिक पाप बोध का भाव होता है। अगर कोई वैज्ञानिक यह तर्क देना चाहता है कि व्यक्तिनिष्ठ अनुभव अप्रासंगिक होते हैं तो उसके सामने यह स्पष्ट करने को चुनौती है कि किसी व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के संदर्भ के बिना यातना और दुष्कर्म गलत क्या है। अंत में कुछ वैज्ञानिक यह स्वीकार करते हैं कि चेतना वास्तविक होती है और उसमें वास्तव में महान नैतिक और राजनीतिक मूल्य निहित हो सकते हैं, लेकिन वह किसी तरह की जैविक भूमिका का निष्पादन नहीं करती। चेतना कुछ खास मस्तिष्कीय प्रक्रियाओं का जैविक रूप है। अनुपयोगी सह उत्पाद से जेट इंजन बहुत जोर से गुर्राते हैं, लेकिन उनकी यह आवाज़ हवाई जहाज़ को आगे नहीं धकेलती। मनुष्य की कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक एक सांस हवा को उस चीज़ से और अधिक बढ़ती जाती है। इसी तरह चेतना भी जटिल स्नायुविक तंत्र की आगजनी से उत्पन्न एक किस्म का मानसिक प्रदूषण है। यह कुछ करती नहीं, यह महज वहाँ है। अगर यह सही है तो उसका अभिप्राय यह कहना है कि लाखों सालों से अरबों प्राणी जो पीड़ा और आनंद के महसूस करते हैं वो महज मानसिक प्रदूषण है। यह निश्चित ही एक चिंतन के योग्य विचार है, भले ही वो सही न हो, लेकिन यह असहाय खासा विस्मय में डालने वाली है कि 2016 तक यह चेतना से संबंधित वो श्रेष्ठतम सिद्धांत है जो समकालीन विज्ञान हमें उपलब्ध कराता है। मुमकिन है कि जीवन संबंधी विज्ञान समस्या को गलत कोण से देखते हो। उनका मानना है कि जीवन कुल मिलाकर डेटा प्रोसेसिंग है और जीवधारी परिगणनाएं करने और निर्णय लेने वाली मशीन है, लेकिन जीवधारियों और एल्गोरिदमों के बीच इस तरह की तुलना हमें गुमराह कर सकती है। 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क और दिमाग को इस तरह चित्रित किया जैसे वे पाप के इंजन हो। पाप के इंजन क्यों? वो उन दिनों की सबसे अग्रगामी प्रौद्योगिकी थी जिसने ट्रेनों, जहाज़ों और कारखानों को शक्ति प्रदान की थी। इसलिए अब इंसानों के जीवन की व्याख्या करने की कोशिश की तो उन्होंने यह मान लिया कि यह भी तुल्य रूप सिद्धांतों के मुताबिक काम करता है। दिमाग और शरीर पाइपों, सिलेंडरों, वाल्वों और पिस्टनों से निर्मित है जो दबाव उत्पन्न करते और छोड़ते हैं और उस प्रक्रिया में गति और कुकृतियों को उत्पन्न करते हैं। यह विचार का बहुत गहरा प्रभाव फ्रायडवादी मनोविज्ञान तक पर पड़ा और यही वजह है कि हमारे ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक शब्दजाल अभी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से उधार ली गई अवधारणा से भर पड़े हैं। उदाहरण के लिए फ्रायड के इस तर्क पर विचार करें। सेनाएं सैन्य आक्रामकता को भड़काने के लिए काम इच्छा का इस्तेमाल करती है, सेक्स का। सेना नौजवानों को ठीक उस वक्त भर्ती करती है जब उनकी यौन इच्छा अपने चरम पर होती है। सेना सैनिकों के वास्तविक यौन संस्कार और तप्त संबंधी बारे दबाव के निकास के अवसरों को सीमित करती है जो नतीजतन उनके भीतर इकट्ठा होता रहता है। इसके बाद सेना इस अवरुद्ध दबाव को अलग दिशा देती हुई उसको सैन्य आक्रामकता के रूप में निकलने की गुंजाइश देती है। यह ठीक वही ढंग है जिसको भाव का इंजन काम करता है। आप उफनती हुई भाव को एक बंद डिब्बे में कैद कर लेते हैं। भाव उस वक्त तक उत्तरोत्तर दबाव बढ़ाती जाती है जब तक कि आप अचानक एक वाल्व को खोलकर दबाव को एक पूर्व निर्धारित दिशा में निकलने देते हैं। उसको ट्रेन या कर्दे को धकेलने के काम में नहीं जोत देते। सिर्फ सेना में ही नहीं बल्कि गतिविधि के तमाम क्षेत्रों में समय अनुसार
अपने भीतर दबाव के बनने की शिकायत करते हैं और हम डरते हैं कि अगर हम अपने भीतर के उस उबाल को नहीं निकालते तो हम फट पड़ेंगे। 21वीं सदी के मनुष्य के दिमाग की तुलना भाव के इंजन से करना बचकाना लगता है। आज हम एक कहीं ज़्यादा परिष्कृत प्रौद्योगिक कंप्यूटर से परिचित हैं, इसलिए हम मनुष्य के मानस की व्याख्या इस तरह करते हैं जैसे वो दबाव को नियंत्रण करने वाले भाई के इंजन की बजाय डेटा प्रोसेसिंग करने वाला कंप्यूटर हो। लेकिन यह नई तुलना भी उतनी ही बचकानी साबित हो सकती है। आखिरकार कंप्यूटर का कोई दिमाग तो होता नहीं है। अगर उनमें कोई बग भी होता है तब भी वे किसी चीज़ की याचना नहीं करते। और अगर कोई सर्वसत्तावादी व्यवस्थाएं पूरे के पूरे देशों में वेब से काट दें तो भी इंटरनेट किसी तरह की पीड़ा महसूस नहीं करता। तब फिर दिमाग को समझाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों किया जाए? खैर, क्या हम पक्के तौर पर जानते हैं कि कंप्यूटरों की कोई अनुभूतियाँ नहीं होती या उसकी कोई इच्छाएं नहीं होती? और अगर उनमें फ़िलहाल ऐसी कोई अनुभूतियाँ व इच्छाएं नहीं है, तब भी हो सकता है कि जब वे पर्याप्त जटिल रूप से ले ले तो वे चेतना विकसित कर लें। अगर ऐसा हुआ तो हम इसका निश्चय कैसे कर सकेंगे? जब कंप्यूटर हमारे बस ड्राइवर, हमारे अध्यापक और हमारे मनोचिकित्सक की जगह ले लेते हैं तो हम यह फैसला कैसे कर सकते हैं कि उनमें अनुभूतियाँ होती है या नहीं, या वे महज बेदिमाग बेअल्गोरिदमों का समूह है या नहीं? जब मनुष्य का सवाल उठता है तो हम आज सचेतन मानसिक अनुभव और अचेतन मस्तिष्क की गतिविधियों के बीच फर्क करने में सक्षम होते हैं। हालांकि हम चेतना को समझने से बहुत दूर हैं, तब भी वैज्ञानिक इसके कुछ अस्तित्व शिस्त विद्युत रासायनिक लक्षण की पहचान करने में कामयाब रहे हैं। ऐसे करने के लिए वैज्ञानिकों ने यह मानते हुए शुरुआत की है, जब भी कभी मनुष्य यह सोचना देते हैं कि वे किसी चीज़ को लेकर सजग है तो उनकी बात पर विश्वास किया जा सकता है। जब वैज्ञानिक इस धारणा के आधार पर मस्तिष्क के उन विशिष्ट पैटर्नों को अलग कर सकते हैं और हर बार उस समय प्रकट होते हैं जब मनुष्य चैतन्य होते हैं, सूचना देते हैं, लेकिन जो चेतन अवस्था के दौरान कभी प्रकट नहीं होते। इस चीज़ ने वैज्ञानिकों को उदाहरण के लिए यह निर्णय करने की गुंजाइश दी कि वेजिटेटिव आघात का शिकार लगते व्यक्ति ने पूरी तरह से अपनी चेतना खो दिया है या महज अपने शरीर और वाणी पर से नियंत्रण खो दिया है। अगर मरीज का मस्तिष्क चेतना के भेद खोलने वाले विशिष्ट लक्षणों का परिचय देता है तो वो शायद चेतन अवस्था में है, भले ही वो हरकत नहीं कर पा रहा हो या बोल न पा रहा हो। दरअसल डॉक्टरों ने हाल ही में fMRI इमेजिंग का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के मरीजों के संवाद तक मुमकिन कर दिया है। वे मरीज से हाँ नहीं में जवाब दिए जा सकते वाले सवाल पूछते हैं और अगर उनका जवाब हाँ में होता है तो उनसे तेसिस खेलते हुए खुद की कल्पना करने का आग्रह करता है और अगर जवाब नहीं में हुआ तो उनसे उनके घर की अवस्थिति लोकेशन की कल्पना करने को कहता है। इससे बाद ये डॉक्टर इस बात को लक्ष्य करते हैं कि जब ये मरीज टेनिस खेलने की कल्पना कर रहा होती है यानी हाँ, तब कैसे उनको मोटर कार्टेक्स चमक उठते हैं, जबकि मस्तिष्क के स्थान पर स्मृति के संबंध रखने वाले इलाके का सक्रिय हो उठना नहीं को दर्शाता है। यह सब मनुष्य के संदर्भ में तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के संदर्भ में चूंकि सिलिकॉन आधारित कंप्यूटर की बनावट कार्बन आधारित इंसानी स्नायुविक तंत्र से बहुत भिन्न है, इसलिए मुमकिन है कि इंसानी चेतना के विशिष्ट संकेत कंप्यूटरों के लिए प्रासंगिक ना हो। हम एक दुष्चक्र में फंस गए लगते हैं, यह मानकर शुरुआत करने के साथ ही जब मनुष्य अपने चैतन्य होने की सूचना देते हैं तो हम उन पर विश्वास कर सकते हैं। हम विश्वास की चेतना के विशिष्ट संकेतों की पहचान कर सकते हैं और फिर इन विशिष्ट संकेतों का इस्तेमाल यह सिद्ध करने के लिए कर सकते हैं कि मनुष्य वाकई सचेतन है। लेकिन अगर एक कृत्रिम बुद्धि खुद ही सूचित करता है कि वह चेतन है तो क्या हमें उस पर यूं ही विश्वास कर लेना चाहिए? अभी तक हमारे पास इस समस्या का कोई ठीक जवाब नहीं है। हजारों साल पहले की दार्शनिक यह समझ चुके थे कि इस बात को निश्चयात्मक ढंग से साबित करने का कोई तरीका नहीं है कि खुद के अलावा किसी और के पास दिमाग है। दरअसल अन्य मनुष्य तक के मामले हम महज यह मान लेते हैं कि उनमें चेतना है। इस बात को हम निश्चित तौर पर नहीं जान सकते। कहीं ऐसा तो नहीं
कि समूचे विश्व में मैं एकमात्र ऐसा प्राणी हूँ जो कुछ भी महसूस करता है और दूसरे तमाम मनुष्य और पशु महज बेदिमाग रोबोट हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सपना देख रहा हूँ और जिस किसी से भी मैं मिलता हूँ वो मेरे इस सपने का महज एक चरित्र हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आभासी वर्चुअल जगत के भीतर बंद हूँ और जिन तमाम दूसरे प्राणियों को मैं देखता हूँ वो महज दिखावटी हैं? ताज़ा वैज्ञानिक मताग्रह के अनुसार जो कुछ भी मैं अनुभव करता हूँ वो मेरे मस्तिष्क में चलने वाली विद्युतीय गतिविधि का परिणाम है और इसलिए उस समूचे आभासी जगत का स्वांग रच पाना सैद्धांतिक तौर पर संभव होना चाहिए, जिसको मैं शायद वास्तविक जगत के अलग नहीं कर सकता। मस्तिष्क के अध्येता कुछ वैज्ञानिकों का विश्वास है कि वो दिन बहुत दूर नहीं जब हम सचमुच इस तरह के काम कर सकेंगे। खैर, मुमकिन है कि यह पहले ही हो चुकी हो आपके साथ। आप सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वर्ष 2216 हो सकता है और आप एक उबे हुए किशोर हैं और एक आभासी दुनिया के ऐसे खेल में डूबे हुए हैं जो 21वीं सदी की आदिम और रोमांचक दुनिया का स्वांग पेश कर रहा है। जैसे कि आप इस परिदृश्य की नीरी संभाव्यता को स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ही गणित आपको एक बेहद डरावनी निष्कर्ष की ओर ले जाता है। चूँकि वास्तविक दुनिया सिर्फ एक ही है जबकि संभावित आभासी दुनिया की संख्या अनंत है, इसलिए इस बात की संभावना शून्य के बराबर है कि आप उस एकमात्र वास्तविक दुनिया के निवासी हों। हमारी कोई भी वैज्ञानिक खोज इस कुख्यात अन्य दिमागों की समस्या पर विजय पाने में कामयाब नहीं हो सकी है। जो सबसे अच्छा परीक्षण अध्येता अब तक कर रहे हैं उसको ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह सिर्फ सामाजिक परिपाटियों का ही परीक्षण करता है। ट्यूरिंग टेस्ट के मुताबिक यह निश्चय करने के लिए कि कंप्यूटर के में दिमाग होता है या नहीं, आपको एक साथ कंप्यूटर और किसी वास्तविक इंसान से बिना यह जाने कि इनमें से कौन क्या है बातचीत करनी चाहिए। आप उनसे मनचाहे सवाल पूछ सकते हैं, खेल खेल सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी खुशामद कर सकते हैं। आप मनचाहा वक्त लीजिए। इसके बाद आपको यह फैसला करने की ज़रूरत होगी कि उनमें से कौन कंप्यूटर है और कौन इंसान है। अगर आप फैसला न कर पा रहे हों या आप गलती कर रहे हो तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर ने ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लिया है और हमें उसको इस तरह बढ़ता चाहिए जैसे उसके पास दिमाग है। लेकिन निश्चय यह वास्तव में कोई प्रमाण नहीं होगा। दूसरे के दिमाग के वजूद को स्वीकार करना महज एक सामाजिक और वैधानिक परिपाटी है। ट्यूरिंग टेस्ट का आविष्कार 1950 में अंग्रेज गणितज्ञ और कंप्यूटर युग के एक जनक एलन ट्यूरिंग द्वारा किया गया था। ट्यूरिंग उस युग में एक समलैंगिक पुरुष भी थे जब समलैंगिकता ब्रिटेन में गैर कानूनी हुआ करती थी। 1952 में उनको समलैंगिक कृत्यों में शामिल होने के लिए दोषी ठहराते उनका बलात् रासायनिक बधियाकरण कर दिया गया था। 2 साल बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ट्यूरिंग टेस्ट उस साधारण परीक्षण की महज एक नकल है जिससे 1950 के दशक में ब्रिटेन में हर समलैंगिक व्यक्ति को गुजरना पड़ता था। क्या आप एक विषमलिंगी पुरुष होने का विश्वास दिला सकते हैं? ट्यूरिंग अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह बात जानते थे कि इससे फर्क नहीं पड़ता था कि आप वास्तव में क्या थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते थे। ट्यूरिंग के मुताबिक भविष्य में कंप्यूटर 1950 के दशक के समलैंगिक पुरुषों की तरह हुआ करेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कंप्यूटर वास्तव में चेतना संपन्न होंगे या नहीं। महत्वपूर्ण यह होगा कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं।